Hello students, this is Bindu. Today I am going to start first chapter of Honeycomb, that is 3 questions written by Leo Tolstoy. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें नॉलेज भी देती है और सीख भी देती है। हमने राजा रानी की तो बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। इसमें भी एक राजा है जिसके मन में एक दिन विचार आता है, कुछ सवाल उठते हैं और उसे लगता है कि अगर उसे उन सवालों के जवाब मालूम होंगे तो वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा। तो वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे, उनके जवाब जानने के लिए राजा क्या क्या करता है, क्या उसे उनके जवाब मिलते हैं, ये जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के मन में ये थॉट आता है, ये विचार आता है कि अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी तो वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। और ये 3 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ थी ये सवाल कि कौन सा सही समय है किसी काम को शुरू करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, मतलब किन की सलाह लेनी चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। तो वो राजा 3 बातें जानना चाहता था। एक तो किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, दूसरा सही लोग कौन से हैं जिनकी उसे सलाह लेनी चाहिए, और सही काम या मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को, मतलब अपने दूतों को पूरे राज्य में भेज दिया और ये डिक्लेयर करवा दिया कि जो भी इन तीनों सवालों के जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा, बहुत पैसा इनाम में दिया जाएगा। Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. बहुत से वाइज मैन बोलते हैं बुद्धिमान लोगों को। बहुत से बुद्धिमान लोग आए राजा के पास, पर उनके जो जवाब थे वो सब बहुत अलग अलग थे, उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. तो उसके पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से वो कोई भी काम सही समय पर कर पाएगा। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। पर कुछ लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी काम को करने का सही समय पहले से ही एडवांस में डिसाइड किया जा सके। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Foolish pleasures are the pleasures of a person who has no common sense. बेवकूफ़ाना हरकतें करनी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है बट बिना सोचे समझे करना, उसको foolish pleasures कहेंगे। तो कुछ लोगों का कहना था कि राजा को ये ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसे छोटी मोटी चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर करना सही लगता है वो उसे करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. जबकि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि किसी एक आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो हर समय ये डिसाइड कर सके कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। तो राजा को एक काउंसिल बनानी चाहिए, इंटेलिजेंट लोगों की जो नॉलेजेबल हों उनकी एक ग्रुप बनानी चाहिए या उनकी समिति बनानी चाहिए जो कि उसको सलाह दे सके कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। पर कुछ और लोगों का कहना था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अर्जेंट हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो किसी भी काम को करने का सही समय डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखा जा सकता हो, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ये काम सिर्फ मैजिशियंस कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो लोगों ने सलाह दी कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary.
तो राजा का जो दूसरा सवाल था कि उसे किन की सलाह सुननी चाहिए या उनकी बात माननी चाहिए, उस सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके काउंसलर्स की बात सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काउंसलर्स मतलब सलाहकार, तो उसे अपने सलाहकारों की बात माननी चाहिए। जबकि कुछ ने कहा कि प्रीस्ट की बात सुननी चाहिए। प्रीस्ट कहते हैं पुजारियों को या पंडित को। जबकि कुछ और लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो राजा का जो तीसरा सवाल था कि उसके लिए कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, उसके जवाब में सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। कुछ ने कहा साइंस इम्पॉर्टेंट है, जबकि कुछ और लोगों ने फाइटिंग को चूज़ किया और कुछ लोग बोले रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक पूजा पाठ इम्पॉर्टेंट है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि सभी के जवाब अलग अलग थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Hermit बोलते हैं साधु को, सन्यासी को, और wisdom होता है knowledge। तो इसके बजाय राजा ने ये डिसाइड किया कि एक साधु रहते थे जो अपनी नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए जाने जाते थे, उनकी सलाह ली जाए और उनसे इन सवालों के जवाब पूछे जाएं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो जो हर्मिट थे वो जंगल में रहते थे, वुड बोलते हैं जंगल को, और वो वहाँ से कभी छोड़ करके नहीं जाते थे। वो किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ सिंपल लोगों से मिलते थे, साधारण लोगों से मिलते थे। तो राजा ने साधारण बनने के लिए ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए, साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो हर्मिट की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के पास और अकेले ही आगे बढ़े। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के करीब आया, उसने देखा कि हर्मिट अपनी झोपड़ी के सामने की ज़मीन को खोद रहे हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। तो हर्मिट ने किंग को वेलकम किया, ग्रीट किया, उनको नमस्कार किया और अपना ज़मीन खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हेवीली। तो हर्मिट क्योंकि बहुत बूढ़े थे, कमज़ोर थे, इसलिए वो काम करते हुए गहरी सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा उनके पास गए और साधु से बोले कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the people I need most and what affairs are the most important? कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है, कौन से लोग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से काम करना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 3 सवाल उनको जानने थे जो उन्होंने हर्मिट से पूछे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। हर्मिट ने राजा की बात सुनी पर कुछ बोले नहीं और खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड बोलेंगे कुदाल को या फावड़े को। तो राजा ने हर्मिट से बोला कि आप थक गए होगे, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं ज़मीन खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। राजा को धन्यवाद कह करके हर्मिट ने उन्हें अपना फावड़ा दे दिया और वहीं पास में ज़मीन पर बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। बेड्स बोलते हैं क्यारियों को, जब ज़मीन को बोने के लिए तैयार किया जाता है उसको क्यारी बोलते हैं, बेड्स बोलते हैं। तो जब राजा ने 2 क्यारी खोद ली तो वो रुक गए और उसके बाद उन्होंने अपने सवाल फिर से दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। हर्मिट ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, खड़े हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनसे फावड़ा वापस लिया और बोले कि अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर राजा ने उनको फावड़ा वापस नहीं दिया और कंटिन्यू अपना काम करते रहे, खुदाई करते रहे।
1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा बीत गया, सूरज छुपने को आया, सूरज पेड़ों के पीछे चला गया, मतलब शाम होने लगी, और आखिरकार राजा ने जो फावड़ा था वो ग्राउंड में वहीं पर ज़मीन में लगा दिया और बोले कि मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। अब उसी समय हर्मिट ने बोला कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, कोई भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला। तो राजा पलटे और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसके पेट से खून बह रहा था और उसने अपने हाथों से कसकर अपने पेट को दबा रखा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. फेंट होता है बेहोश होना। तो जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश होकर के वहीं ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने मिल करके उस आदमी के कपड़े हटाए तो देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अपने हैंकरचीफ से, मतलब अपने रूमाल से ढक दिया, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा बार बार उस घाव की मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जब उस आदमी की हालत कुछ सुधरी तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी ला करके दिया। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक सूरज भी डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा उस साधु की सहायता से उस घायल आदमी को झोंपड़ी के अंदर लेकर के आया और बिस्तर पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप शांत लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. क्योंकि राजा भी काफ़ी चल कर के आया था और उसके बाद क्यारी खोदता रहा था तो उसकी वजह से थक गया था, वो भी वहीं फर्श पर लेट गया और फिर पूरी रात सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब जब राजा सुबह उठा तो उसको कई मिनट्स लग गए ये याद करने में कि वो कहाँ था और बेड पर जो दाढ़ी वाला आदमी लेटा हुआ था वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि राजा जाग गया था तो उसने राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा ने बोला कि मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास आपको माफ़ करने का कोई कारण भी नहीं है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. यहाँ सोर का मतलब है कसम खाना, रिवेंज मीन्स बदला लेना, और सीज करना मतलब छीन लेना। तो वो उस आदमी ने बोला, जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो राजा से बोला कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैंने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी, मतलब छीन ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप अकेले उस हर्मिट से मिलने जा रहे हो, उन साधु से मिलने जा रहे हो, तो मैंने ये डिसाइड किया। मेड अप माई माइंड मतलब डिटरमिन करना, निश्चित करना। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको घर लौटते समय रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। रिकग्नाइज मीन्स पहचानना और वुंडेड मीन्स घायल करना। हाइडिंग प्लेस बोलते हैं छुपने की जगह को। तो जब राजा वापस नहीं लौटे तो वो बोला कि मैंने अपनी छुपने की जगह से बाहर आया
और आपके बॉडीगार्ड से मेरा सामना हुआ, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बच कर के भागा, पर अगर आपने मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर ही गया होता। Escaped का मतलब होता है बचकर भागना। I wished to kill you and you have saved my life. वो दाढ़ी वाला आदमी बोला कि मैंने आपको मारना चाहा, पर आपने मेरा जीवन बचाया। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. तो फिर वो बोला कि अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं हमेशा आपकी एक वफ़ादार सेवक की तरह सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी यही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी। और लास्ट में फिर से वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। मेड पीस विद मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता करना। तो अब राजा बहुत खुश हुआ कि उसके दुश्मन से उसका समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसकी दोस्ती हो गई। और इस बात से भी ज़्यादा खुशी थी कि उसको अब एक दोस्त मिल गया था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. Look after him मतलब उसकी देखभाल करना, टेक केयर करना। And he promised to give back the man his property. तो राजा ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि उसने ये भी कहा कि वो अपने सेवकों को, अपने सर्वेंट्स को और डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए उसके साथ भेजेगा और ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी उसे वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. उस घायल आदमी को अंदर झोपड़ी में छोड़ करके राजा बाहर जाते हैं और हर्मिट को वहाँ आसपास देखते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो चाहते हैं कि वो फिर से उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो एक दिन पहले क्यारी खोदी थी वहाँ पर हर्मिट बैठे हुए थे अपने घुटनों के बल और बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा उनके पास जाते हैं और साधु से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे आखिरी बार ये निवेदन कर रहा हूँ, ये विनती कर रहा हूँ कि आप कृपा करके मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. राजा उनके पास खड़े थे तो ज़मीन पर झुके झुके ही हर्मिट ने राजा की तरफ नज़र उठा करके बोला कि आपको ऑलरेडी आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? राजा ने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिल गए, आपका क्या मतलब है? Do you not see, replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो हर्मिट ने रिप्लाई किया कि क्या आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपको मुझ पर दया नहीं आई होती, पिटीड होता है दया करना, अगर आपको कल मुझ पर दया नहीं आई होती और आप मेरे लिए बेड्स नहीं खोदने बैठते, यानी आप मेरे लिए क्यारी नहीं खोदते, तो आप यहाँ से चले गए होते। तब उस आदमी ने आप पर अटैक कर दिया होता और आप सोचते कि काश आप यहाँ रह जाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो उस समय क्यारी खोदना था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस समय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था, व्यक्ति था, वो मैं था और मेरा भला करना ही आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you. तो उसके बाद जब वो आदमी दौड़ता हुआ आया, जो घायल आदमी था, वो समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आप उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर आपने उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती, उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती तो वो मर गया होता और आपसे उसका समझौता नहीं हो पाता। So he was the most important man and what you did for him was the most important business. तो उस समय वो आदमी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और जो आपने उसके लिए किया वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। Remember then there is only one time that is important and that time is now. तो एक बात याद रखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो है जो अभी प्रेजेंट है, now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act.
ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही समय होता है जब हम कुछ कर सकने की स्थिति में होते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है वो पर्सन होता है जिससे आप किसी पर्टिकुलर टाइम में जिसके साथ होते हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में आप किसी और से मिल पाओगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है उस आदमी का भला करना, उसका अच्छा करना, क्योंकि हमें दुनिया में इसी पर्पज़ के लिए भेजा गया है, इसी उद्देश्य से भेजा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।